पे। कस्टमर क्या है, प्रोडक्ट क्या, टाइम पास है, जब टाइम में पढ़ लेना। कम टू पेज नंबर 3.2, यू विल सी अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स। ओवरव्यू देता हूं, स्टेक होल्डर का अंडरस्टैंडिंग आएगा तब आपको मेंडलोस मैट्रिक्स समझ में आएगा। 10-15 मिनट लगेगा, आराम से सुनिएगा। चैप्टर 3 का आखिरी पार्ट है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। हियर मी वेरी वेरी केयरफुली। Great. So what is the meaning of the word stakeholder? You all know since school time that stakeholder is a broader concept. It includes your actual shareholders, that is investors of the company. It includes your management. It includes your customers. It includes your bankers जो आप लोग को पैसा borrow करने में help करते हैं. Your financial institutions, consultants, they all are part of a word called as stakeholder. अब ये बोलता है एक बिजनेस में सबसे टफ चीज क्या होती है? हमारे पास इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, जब हम डिसीजन ले रहे हैं, one decision cannot be right for all stakeholders. It can be right for few of them, may not impact some of them, and maybe negative for some of them. So every decision cannot be in the favor of all the stakeholders. So business के लिए सबसे मुश्किल क्या है कि भाई किस stakeholder को दिमाग में रखूं डिसीजन लेते वक्त, क्योंकि stakeholder के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया तो I'm sure they will create a challenging situation for the company. तो मेंडलो ने एक मैट्रिक्स बना के दिया, उस मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले stakeholders कौन-कौन हो सकते हैं वो हम समझने का ट्राई कर रहे हैं, and why it is important to understand your stakeholders, because some stakeholders may be very powerful. They may impact your entire decision making. Some stakeholders may not be powerful, but they're very important for your business organization. So it's a tough choice जो यहाँ पे अलग-अलग 4 अलग-अलग ग्रुप्स बना के देगा. Some stakeholders can be very very important, some stakeholders may not be important at all. फिर आप डिसाइड करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिसीजन लेना चाहिए. ये मैट्रिक्स है मेंडलोस मैट्रिक्स जो आपको स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा. आइए सबसे पहले 1-2 पॉइंट को मार्क करते हैं, स्टेक होल्डर्स को समझने का ट्राई करते हैं. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 1 को रीड कीजिएगा. A firm or an organization can be viewed as a coalition of stakeholders. Coalition is a lot of people coming together. So it's like people coming together, forming a alliance or a relationship जहां सब लोग मिलकर के एक कंपनी का भला चाहते हैं, कंपनी का फायदा चाहते हैं. उनका कोलेशन एक कंपनी को बनाता है, मतलब सारे स्टेकहोल्डर्स टुगेदर मेक्स अ कंपनी. इनडायरेक्टली बोलने का ट्राई कर रहा है. ऑल दीज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट हैव अ स्टेक इन द कंपनी सक्सेस एंड दे कैन आल्सो इंपैक्ट द ओवरऑल कंपनी. सो ऑल दीज पीपल टुगेदर आर कॉल्ड एज स्टेकहोल्डर्स. स्टेकहोल्डर्स कौन-कौन हो सकते हैं? अगले पेज पे आइए, एग्जांपल्स देखिए. एग्जांपल्स ऑफ की स्टेकहोल्डर्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स. और उन्होंने एग्जांपल कौन सी दुनिया का लिया है? फॉर अ ओटीटी प्लेटफॉर्म. इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे इमेजिन नेटफ्लिक्स, तो उनके लिए कोर स्टेकहोल्डर्स क्या-क्या हो सकते हैं? कंपनी के शेयरहोल्डर्स, कंपनी का सीईओ and board of directors, कंपनी के मेजर वेंडर्स, कंपनी के कंज्यूमर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ देम आर स्टेकहोल्डर्स. बट हर स्टेकहोल्डर का अपना एक्सपेक्टेशन अलग-अलग होता है. आई एम श्योर जो एक कस्टमर चाहेगा और जो एम्प्लॉय चाहेगा वो अलग-अलग रहेगा. अगर सेम एम्प्लॉय अगर कस्टमर भी है तो एज अ कस्टमर वो अलग सोचेगा, एज अ एम्प्लॉय वो अलग सोचेगा. एग्जांपल सोचिए, कस्टमर क्या चाहेगा? नया कंटेंट होना चाहिए, प्राइसिंग बेनिफिट मिलना चाहिए, बेटर डील मिलनी चाहिए, आई शुड गेट मोर वैल्यू फॉर मनी, मेरे को इंटरप्शंस नहीं आने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए ना नेटफ्लिक्स भी हर 2 मिनट में चलाओ तो 15 मिनट में रीलोड होते रहते हैं, बफरिंग होते रहता है. इफ दैट कीप्स ऑन हैपनिंग यू विल नॉट बी हैप्पी. इट्स आल्सो इंपैक्ट फ्रॉम योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज योर ओवरऑल थर्ड पार्टी ओटीटी प्लेटफॉर्म. सबका इंपैक्ट है, बट ये हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है. एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर पैसा मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन बढ़िया होगा, एनवायरनमेंट बढ़िया होगा तो फायदा होगा. मतलब हर स्टेक होल्डर का अपना अलग एक्सपेक्टेशन है. स्टेक होल्डर्स के एग्जांपल समझ में आए क्या और उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, इतना समझ में आया क्या? 1-2 पॉइंट को मार्क कीजिएगा, क्लोज करेंगे. रीड पॉइंट नंबर 4. जस्ट एक बार रीड करके क्लोज कर दो. पॉइंट नंबर 4, अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन है, उनके एग्जांपल्स दे रहे हैं. ठीक है, रीड पॉइंट नंबर 6. इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई हु ऑल आर द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हर स्टेक होल्डर का अपना अलग इन्फ्लुएंस होगा एंड अपना अलग इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. दे मे बी वेरी पावरफुल, दे मे बी वेरी लेस पावरफुल, दे मे बी हाईली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ अ कंपनी, दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ द कंपनी एट ऑल. फॉर एग्जांपल, यू आर अ Zomato इन्वेस्टर टुडे बिकॉज़ द Zomato इज फ्लाइंग हाई. अस्यूम अ सिचुएशन, आपने 100 120 के आसपास खरीदा होगा, आपको लगता है वो 165 हाई पे जाएगा, बेच देगा. यू डोंट केयर वेदर Zomato डज वेल आफ्टर 5 इयर्स और नॉट. यू केयर दैट Zomato का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, भले वो लॉस भी कमा रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ना चाहिए. जैसे मैंने बेच दिया उसी प्राइस गिर जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो yes, that's the way people think. I'm not kidding. That's the way people. Like for example, LIC. Before the results, everyone was very happy. After the results, now they're like, okay, LIC has gone up. So, which kind of stakeholder you are? It's important. What is your interest in the organization is important. Without understanding this, decision making cannot be done. आगे आइए, एक लाइन को मार्क कीजिएगा. While shareholders का main concern हो सकता है quick profit, they may be hesitant to support the organization. जब वो लोग funds वगैरह spend कर रहे होंगे, क्योंकि उनको return अगर future में नहीं दिखेगा, तो उन्हें पसंद नहीं आएगा. वो क्या बोलेंगे? आज क्या को खर्च कर रहे हो? आज स्टॉक प्राइस बढ़ने दो, जब बढ़ जाए मेरा पैसा एग्जिट हो जाए, फिर देखो जो करना कर. सो बेसिकली हर स्टेक होल्डर का अपना अलग एक्सपेक्टेशन होता है. स्टेक होल्डर के एग्जांपल्स आने चाहिए एंड उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, इतना पता होना चाहिए. इंट्रोडक्शन है. अब आते हैं मेंडलोस मैट्रिक्स पे. इसको मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ऑन पेज नंबर 3.3. क्या बोलता है ये मेंडलोस मैट्रिक्स? सुनिएगा. मेंडलो बोलते हैं भाई कि आपकी जो स्टेक होल्डर्स हैं सब लोग इक्वली पावरफुल नहीं होते एंड सबका इक्वल इंटरेस्ट नहीं होता है बिजनेस में. तो इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाए. अगले पेज पे आइए, आपको एक मैट्रिक्स दिखेगा.
आपके स्टेक होल्डर का पावर कितना कम है या कितना ज्यादा है, एंड उन्हें कितना इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइज, डू दे हैव अ वेरी लो इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और डू दे हैव अ वेरी हाई इंटरेस्ट। इसके बेसिस पे 4 कैटेगरीज बना दी। देयर कैन बी सम की प्लेयर्स, ऐसे स्टेक होल्डर्स, की प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है जिनका पावर भी सबसे ज्यादा है एंड जिनका इंटरेस्ट भी क्या है, सबसे ज्यादा है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जिनके हिसाब से डिसीजन होना चाहिए। फिर आता है लो प्रायोरिटी, सबसे वर्स्ट। इधर देखिए पावर भी सबसे कम है आपके पास में एंड इंटरेस्ट भी सबसे कम है। कैन आई से इनके हिसाब से हम थोड़ा कम सोचते हैं, इनके हिसाब से थोड़ा हम मतलब डिसीजन मेकिंग में प्रायोरिटी नंबर 1 विल बी की प्लेयर एंड द लास्ट प्रायोरिटी विल बी लो प्रायोरिटी। इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया है कीप सेटिस्फाइड। ये कैटेगरी में बोलता है पावर बहुत ज्यादा है पर उनको इंटरेस्ट बहुत कम है। पावर बहुत ज्यादा है पर उनको इंटरेस्ट मतलब हाउ सक्सेसफुल योर बिजनेस बिकम्स, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, बट दे हैव अ स्ट्रांग पावर। एग्जांपल, यू आर अ कस्टमर जोमेटो, तूने अगर प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तेरे को आज टाइम पे आना चाहिए, यू आर पावरफुल, अदरवाइज तुमको नेगेटिव रिव्यू देगा। पर तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा जोमेटो प्रॉफिट कमाता है कि नहीं कमाता है। Are you understanding? So you are not interested in their business, but you are interested and you are more powerful right now as a stakeholder कि उन्होंने आपके लिए अच्छा काम करना चाहिए। So you have a power but you don't have interest. तो ये बता रहा है कि there are people who may be powerful but may not be interested. Another example, banking company, HDFC बैंक ने Zomato को लोन दिया होगा, they are powerful if they given a good amount of loan, but they don't care whether Zomato is doing good or not. What they care is उनका पैसा फंसाना चाहिए, सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़िया होना चाहिए, इंटरेस्ट आते रहना चाहिए, Zomato ने बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहिए। इसका HDFC बैंक को कोई लेना देना नहीं है। समझा क्या? ऐसे 4 कैटेगरीज है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगले पेज पे आइए, 4 सिनेरियोज। पहला वाला शुरुआत करेंगे की प्लेयर्स के साथ में, मार्क कीजिएगा नंबर भी इंपॉर्टेंट। हाई पावर एंड हाईली इंटरेस्टेड पीपल, आपके कंपनी के सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग रिस्पॉन्सिबल भी है कि बिजनेस बढ़िया काम करना चाहिए एंड उनके पास सबसे ज्यादा पावर भी रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का एम होना चाहिए कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को फुल्ली एंगेज करे ताकि उनके सेटिस्फाई कर पाए, उनका एडवाइस ले पाए, अकॉर्डिंगली एक्शंस बिल्ड कर पाए एंड उन्हें इंफॉर्मेशन दे पाए, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स हाईली पावरफुल भी है एंड हाईली इंटरेस्टेड भी है। तो इनको हर एक स्टेज पे एंगेज करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उनका एडवाइस लेना चाहिए। एग्जांपल्स ऑफ दीस स्टेक होल्डर्स इज योर सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट्स योर टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, दे आर वेरी पावरफुल एज वेल एज दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे डिसीजन मेकिंग में। सीईओ हमेशा इन्वॉल्व होता है, बीओडी हमेशा इन्वॉल्व जरूरी नहीं है, पर उनको अपने इन्वॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। इज योर की प्लेयर्स क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर 2 आपका फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ये समझा क्या? अरे ये समझा क्या? कैन आई से की प्लेयर क्लियर हो गया? अब बाजू में आइए, कीप सेटिस्फाइड। इसमें पावर बहुत ज्यादा है बट इंटरेस्ट बहुत कम है। कीप सेटिस्फाइड में पावर बहुत, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है तो उन्हें सेटिस्फाई रखना बहुत जरूरी है, उन्हें सेटिस्फाइड रखना बहुत जरूरी है। ये आपके कंज्यूमर्स होंगे, ये आपके गवर्नमेंट एजेंसीज होंगे, आपके बैंकिंग कंपनीज होंगे, जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस तो बहुत है, बट दे डोंट केयर अबाउट योर बिजनेस, दे डोंट केयर हाउ मच मनी यू मेक, व्हाट दे केयर इज देयर शेयर शुड कम टू देम, देयर एक्सपेक्टेशन शुड बी फुलफिल्ड। कम टू कीप सेटिस्फाइड, नंबर ए पे आइए। हाई पावर बट मार्क द वर्ड लेस इंटरेस्टेड पीपल, ऑर्गेनाइजेशन शुड पुट इन इनफ वर्क दैट ये लोग सेटिस्फाइड रहने चाहिए, उन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो उन्हें इंफॉर्मेशन इंटेंडेड है वो रेगुलरली मिलते रहनी चाहिए। आपका जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टीडीएस के कंप्लायंसेस, आपके बैंकिंग कंपनीज एंड आपके कस्टमर्स, उन्हें प्रोडक्ट मिलते रहना चाहिए, सर्विस मिलते रहना चाहिए। दे आर पावरफुल पीपल बट दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट कि तुम्हारा बहुत बढ़िया चले बहुत बुरा चले, उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। इज ए एंड बी क्लियर टू यू? दोनों केस में पावर बहुत ज्यादा था बट एक केस में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा और एक केस में इंटरेस्ट बहुत लो है। क्या आपको ये दोनों चीज समझा क्या? अरे दोनों चीज समझा क्या? थर्ड कैटेगरी पे आइए, कम टू कीप इन्फॉर्म्ड कैटेगरी। कीप इन्फॉर्म्ड वो क्या बोलता है? इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। कीप इन्फॉर्म्ड में क्या बोलता है? इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है बट पावर क्या है? बहुत कम है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखिए कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के वेंडर्स, कंपनी के सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, ये लोग हाईली इंटरेस्टेड है। क्यों? अगर कंपनी बढ़िया करेगा तभी तो सप्लायर को धंधा मिलते रहेगा, कंपनी बढ़िया करेगा तभी तो एम्प्लॉय को पैसा मिलते रहेगा, कंपनी बढ़िया करेगा तभी तो वेंडर का काम चलते रहेगा। सो दे वांट यू टू डू वेल but they do not have so much power like a CEO of a company. They do not have so much power which your customer has. Your employees are important, मना नहीं करते हैं, employees फिर भी आर्ग्यू हो सकते हैं, पर जो वेंडर्स वगैरह हैं उनका नॉर्मली पावर इतना नहीं होता है, पर उनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में बहुत रहेगा, वो चाहते हैं आप लोग सक्सेसफुली काम करें। They have low power but they are highly interested people. Organization should adequately inform this group of people. Tell them कि हमारे पास में कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है सर। ये ऑडियंसेस आपको रियल टाइम पे फीडबैक देगा, आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। इन्हें आपको इन्फॉर्म्ड रखना जरूरी है, बताते रहना जरूरी है क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, बिकॉज दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। तो इन्हें सेटिस्फाई तो आप शायद नहीं कर पाओगे बट इन्फॉर्म रखना बहुत जरूरी है, और इन्फॉर्म रखने से क्या होगा? आपको गाइडेंस देते जाएंगे because they also care कि बिजनेस से बढ़िया करना चाहिए। That is why they will also help you to improve your business on a regular basis. सबसे लास्ट पर डोंट यू थिंक मेरे हिसाब से सिचुएशन बदल गई है? लो प्रायोरिटी का एग्जांपल देखिएगा, पावर भी बहुत कम है एंड इंटरेस्ट तो बहुत कम है। एग्जांपल देखिए सबसे इंटरेस्टिंग, मीडिया हाउसेस, business magazines. I'm sure after 15-20 years the matrix needs to be new where this will become your key player according to me because they influence everyone in the world today. इनके हिसाब से इनके पास कोई पावर नहीं है, good joke. If you own the business houses then only there is no power. Number 2, less interested people, obviously they don't care about the business. Organization से भी इन्हें monitor करना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, उन्हें satisfy करने का ट्राई करके देखो ऐसा। स्ट्रेटेजिकली मिनिमल एफर्ट डालना चाहिए ऑन दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, बस समझते जाओ क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू देम दिस इज लो प्रायोरिटी। आई डोंट एग्री विद द मेंडोज मॉडल, इट्स अ वेरी ओल्ड मॉडल। तब उनके हिसाब से बराबर था, तब मीडिया इंडिपेंडेंट हुआ करता, आज भी है ऐसा मेरे को लगता है, पर तब बहुत इंडिपेंडेंट था, क्लियरली इन्फ्लुएंस बहुत कम था एंड क्लियरली ओनरशिप क्लियरली डिफाइंड था, दैट बिजनेस हाउसेस सब कुछ कंट्रोल नहीं करते थे ईयर्स बैक। तो आज की तारीख में वो लो प्रायोरिटी है कि नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। डू यू अंडरस्टैंड द मेंडोज मॉडल? आपको डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम के अलावा 4 पॉइंट्स आने चाहिए, कीप सेटिस्फाइड, की प्लेयर्स, लो प्रायोरिटी, कीप इन्फॉर्म्ड, आना ही चाहिए। मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को चुपचाप बैठ के प्रैक्टिस करना। जो मैं पॉइंट मार्क कराता हूं वो आंसर्स हैं, कैसे आंसर लिखोगे बोलता हूं। आइए पेज नंबर 3.3, जो पॉइंट्स मार्क कराता हूं ढंग से लिखिएगा। पहले पॉइंट नंबर 1, दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट।
मेंडलो का मैट्रिक्स क्या है? स्टेक होल्डर मैट्रिक्स है सर। इट्स अ सिंपल फ्रेमवर्क टू हेल्प मैनेज की स्टेक होल्डर्स। अब सारे स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है उसके लिए मेंडलो ने एक मैट्रिक्स दिया है। यहां पर आइए, पॉइंट नंबर 4। मेंडलो का मैट्रिक्स सजेस्ट करता है वन शुड एनालाइज स्टेक होल्डर ग्रुप्स बेस्ड ऑन मार्क टूवर्ड्स पावर एंड इंटरेस्ट। पावर इज कितना एबिलिटी है कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर देंगे। इंटरेस्टेड मतलब हाउ मच डू दे रियली केयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडिंग। पॉइंट नंबर 1 and 4 इज योर इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1 and 4 इज योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद आप बनाएंगे ये डब्बा। ये डब्बे में अंदर का कंटेंट नहीं आया चलता, वर्ड्स आने चाहिए, कीप सेटिस्फाइड आना चाहिए, की प्लेयर आना चाहिए, लो प्रायोरिटी आना चाहिए, कीप इन्फॉर्म्ड आना चाहिए। लेफ्ट साइड के अंदर आपका पावर एंड इन्फ्लुएंस आना चाहिए, राइट साइड में आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। प्रॉपर प्रैक्टिस करना इसका ढंग से बैठ के। मैं बोल रहा हूं दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 फॉर नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। इज दिस क्लियर टू यू? समझा क्या? ये डब्बा बनाने के बाद में एक पॉइंट इधर 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 इधर, देखो लिमिटेड एक ही पैराग्राफ है, कुछ ग्रेड नहीं है। चुपचाप ढंग से इसको 3-4 बार पढ़ना, देख करके आंसर लिखना। एग्जांपल आना चाहिए सर, की प्लेयर में सीईओ बीओडी आएगा, लो प्रायोरिटी के अंदर बिजनेस मैगजीन मीडिया हाउस आएगा, कीप इन्फॉर्म्ड के अंदर आपके एम्प्लॉइज आएंगे, वेंडर्स आएंगे, एंड ऊपर आपके बैंकिंग कंपनीज गवर्नमेंट एंड आने वाले हैं। ये एग्जांपल्स आने चाहिए एंड एक लॉजिकल सेंटेंस लिखना आना चाहिए, तब जाके आप मेंडलो का मैट्रिक्स बढ़िया से आंसर के हिसाब से लिख पाएंगे। समझा क्या? रीड करने के लिए एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। डेवलपिंग अ मैट्रिक्स। मेंडलो का मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन, ऊपर जो लिखा है वो सेम है, पावर एंड इंटरेस्ट। मैट्रिक्स टू डिफाइन कि भाई हाई पावर किधर है, हाई इंटरेस्ट किधर है, कहीं कहीं पे लो पावर लो इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे अलग अलग 4 सिनेरियोस के हिसाब से उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाए हैं। अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसमें आएंगे, आप प्रॉपर एग्जांपल इधर भी लिख सकते हो कि भाई इधर कंपनी का सीईओ आएगा, इधर बैंकिंग कंपनी का गवर्नमेंट आएगा, इधर बिजनेस मैगजीन्स आएंगे, इधर एम्प्लॉइज एंड वेंडर्स आएंगे। इस हेडिंग के साथ में एग्जांपल लिख सकते हो, कैसे भी करके लिखो। प्रॉपर इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट नंबर 1 and 4 आना चाहिए, उसके बाद बॉक्स आना चाहिए डायग्राम, फिर आपके चारों ABCD आने चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? This is called as Mendel's stakeholder matrix. इस पे कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, पर ध्यान रखना ये जरूर इंपॉर्टेंट है। अभी गुड, मेरे हिसाब से चैप्टर 3 का सारा मेजर डिस्कशन जो करना चाहिए था दैट इज बीइंग डन। दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट थे माइकल पोर्टर के स्ट्रेटजीज जो पढ़ाए, फिर था कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द न्यूली एडिशन टू योर सिलेबस दैट इज कॉल्ड एज Mendel's मैट्रिक्स। इसके अलावा एक दो चीजें और जरूर मार्क करा के बोलता हूं, टाइम मेरे तो पढ़ लीजिएगा। वन एग्जांपल इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। ये टाइम पास है, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स वगैरह जब टाइम मिले तो रीड कर लेना, दे नॉट ग्रेट। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इट्स हियर, पेज नंबर 3.7। ये ओल्ड सिलेबस में भी था, कैसे आप लोग स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रुप्स में बनाकर के मैपिंग करेंगे। पेज नंबर 3.7। कैन यू सी द प्रोसीजर? जहां पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इतना ही मार्क कर लीजिएगा बस, इतना रीड कर लो, बहुत हो गया। दैट्स इट। एग्जांपल वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर प्रोडक्ट सर्विस एक बार रीड करके उड़ा देना, नथिंग ग्रेट। मार्केटिंग में आपको मैंने बोला ऑलरेडी, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग, एनलाइटेड मार्केटिंग, वो तो सारे कर लेना, बट एमसीक्यू के अलावा कुछ ग्रेट एक्सपेक्टेशन नहीं है। 4 मार्क के लिए आई स्टिल बिलीव Mendel's मैट्रिक्स, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, 3 इंपॉर्टेंट एरियाज। एंड माइकल पोर्टर के स्ट्रेटजी में से तो कुछ भी आ सकता है। कॉस्ट लीडरशिप आ जाएगा, फोकस आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। दैट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3। Are we good? This marks the end of our discussion on chapter number 3. We'll take a lunch break and after that we start with chapter 2 today.